नमस्कार साथियों, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के 15वें क्लास और गर्भ सीरीज यानी कि सामान्य अध्ययन के 54वें क्लास में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आइए जल्दी से शुरू करते हैं आज के क्लास को। पहला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसके मामले में उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं? कौन सा मामला ऐसा है जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों की अधिकारिता में आता है? उत्तर हो जाएगा सी। सी हमारा उत्तर है। देखिएगा, मूल अधिकारों का संरक्षण मूल अधिकारों का संरक्षण सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय भी कर सकता है और हाई कोर्ट भी कर सकता है। अनुच्छेद पहले भी हमने पढ़ा है, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट। और यहाँ पर हाई कोर्ट का दायरा सुप्रीम कोर्ट की अपेक्षा बड़ा भी होता है इस अनुच्छेद में। इस अनुच्छेद में सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट के मामले में सिर्फ सुनवाई कर सकता है, 5 रिट जारी कर सकता है, बल्कि हाई कोर्ट 5 रिट जारी करता है प्राकृतिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, विधिक अधिकार, मौलिक अधिकार सभी मामलों में जारी कर सकता है। और बाकी अगर ऑप्शन को देखें तो केंद्र और राज्यों के बीच जो विवाद होता है उसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट में ही सिर्फ होता है, हाई कोर्ट में नहीं आएगा। और राज्यों में परस्पर विवाद भी सुप्रीम कोर्ट के दायरे में आएगा। और संविधान के उल्लंघन का संरक्षण भी सुप्रीम कोर्ट में इसका संरक्षण होता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय को संविधान का गार्जियन, अभिभावक या संरक्षक कहा जाता है, यही कारण से। दूसरा प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन सा एक रीट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जा सकती है? उत्तर हमारा हो जाएगा सी, प्रतिषेध। प्रतिषेध जो रीट है साथियों, 5 रीटों में से एक रीट प्रतिषेध, इसको जब भी कोई कार्यवाही लंबित होती है तो उस दशा में हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत और सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत जारी करता है। बाकी 5 जो रीट होते हैं, देखिएगा उसको ध्यान पूर्वक, यहाँ से प्रश्न थोड़ा सा कठिन होता है लेकिन आपके लिए हम यहाँ लेकर के आए हैं, खूब आसानी से हम इसको समझेंगे और परीक्षा में अपने प्रश्न भी कर लेंगे। 5 प्रकार का रीट जारी होता है सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत। एक होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण बंदी प्रत्यक्षीकरण ये साथियों इसे अंग्रेजी में कहते हैं हैबियस कार्पस। ये होता है कि आपके पास शरीर होना, इसका शाब्दिक अर्थ है आपके पास शरीर होना। यू हैव द बॉडी। किसी व्यक्ति को गैर कानूनी हिरासत से बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी करता है। दूसरा होता है परमादेश, मैंडेमस इसको बोलते हैं अंग्रेजी में। ये होता है, इसका अर्थ हम आदेश देते हैं, वी कमांड। इसका उद्देश्य होता है किसी सार्वजनिक प्राधिकारी या व्यक्ति को उसके सार्वजनिक कर्तव्य का पालन करने का निर्देश देती है, जिसे वह पूरा करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य होता है। तीसरा रीट है प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। इसका शाब्दिक अर्थ होता है रोकना, टू फॉरबिड। इसका उद्देश्य होता है किसी निचली अदालत या न्यायाधिकरण को उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के काम करने या अवैध आदेश देने से रोकती है। चौथा है उत्प्रेषण, सर्टियोररी। सर्टियोररी ये क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रमाणित करना। किसी निचली अदालत या न्यायाधिकरण द्वारा पारित निर्णय या आदेश को रद्द करने के लिए जारी किया जाता है, खासकर जब वह अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर होकर के कार्य करे। इसके बारे में याद रखिएगा, उत्प्रेषण को साथियों, उत्प्रेषण को पोस्टमार्टम रीट भी कहते हैं। किस रीट को पोस्टमार्टम रीट कहते हैं? तो आप उत्तर करेंगे सर्टियोरी यानी कि उत्प्रेषण। पांचवा है अधिकार परीक्षा, अंग्रेजी में इसे कहते हैं क्यो वारंटो। किस अधिकार से, बाय व्हाट अथॉरिटी इसका शाब्दिक अर्थ होता है किसी व्यक्ति द्वारा किसी सार्वजनिक पद पर अवैध रूप से कब्जा करने की वैधता की जांच करने के लिए न्यायालय के द्वारा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अधिकार परीक्षा रीट जारी किया जाता है। तो ये 5 प्रकार के रीट थे साथियों। अगला प्रश्न देखिएगा, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय का जो जज होता है या सीजे होते हैं, चीफ जस्टिस होते हैं, वो राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देकर के अपना पद छोड़ सकते हैं। ये बात लिखा हुआ है अनुच्छेद 217, अनुच्छेद 217 के क्लॉज 1A में लिखा हुआ है। ध्यान रखिएगा, कुछ और अनुच्छेद जो हाई कोर्ट से संबंधित है। हाई कोर्ट, हर राज्य का एक हाई कोर्ट होगा, अनुच्छेद, हर राज्य का एक हाई कोर्ट होगा, अनुच्छेद 214। इस हाई कोर्ट का अपना अभिलेख न्यायालय होगा, रिकॉर्ड न्यायालय होगा। ये बात लिखा हुआ है अनुच्छेद 215 में। हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, ये बात लिखा गया है 216 में, अनुच्छेद 216 में। अनुच्छेद 217 में इनकी शर्तें लिखी गई हैं।
शर्तें, जजों की जो हाई कोर्ट के जजों की शर्तें हैं, और उसी 217 के क्लॉज 1 ए में लिखा हुआ है कि यह अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंप कर अपना पद छोड़ेंगे। 219 18 में महत्वपूर्ण नहीं है, 219 में शपथ और प्रतिज्ञान के बारे में है। जजों का जो शपथ और प्रतिज्ञान होता है उसके बारे में है। तो जो हाई कोर्ट के जज मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उनका शपथ ग्रहण का कार्य कौन कराता है? तो राज्यपाल शपथ दिलाते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, वे विषय जिन पर केंद्र सरकार व राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है उल्लेखित है। उत्तर हो जाएगा सी, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची एक ऐसा सूची है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के कानून बनाती है, जैसे शिक्षा, जैसे वन्य जीव, जैसे न्याय प्रशासन। ये सब साथियों समवर्ती सूची का विषय है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के कानून बनाते हैं। जब जब केंद्र कानून बनाएगी जिस मामले में जिस विषय पर, तो उसको केंद्र सूची का विषय कहेंगे। जब सिर्फ राज्य बनाएंगे तो उसको राज्य सूची का, जब दोनों बनाएंगे तो उसको समवर्ती सूची में रखा गया है। साथियों हमारे भारतीय संविधान में अनुसूची 7 है, इसमें लिखा हुआ है सूची। अनुसूची 7 में सूची है और सूची 3 प्रकार की है। कौन कौन? तो केंद्र सूची है जिसमें संविधान लागू होने के समय 97 विषय थे, और राज्य सूची है जिसमें संविधान लागू होने के समय 66 विषय थे, और समवर्ती सूची इसमें इसमें संविधान लागू होने के समय 47 विषय थे। लेकिन इन दोनों में संशोधन हुआ, राज्य और समवर्ती सूची में। कौन सा? तो 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन 1976 में होता है। इसके अनुसार 5 राज्य सूची के विषयों को 5 राज्य सूची के विषयों को समवर्ती सूची में शामिल किया जाता है। तो अब हो जाता है राज्य सूची में 61 और समवर्ती सूची में 47, 5 बढ़ जाएगा तो ये 52 हो जाएगा साथियों। समवर्ती सूची में अब कितने विषय हैं? 52 विषय हैं। राज्य सूची में कितने विषय हैं? 61 विषय हैं। 5 यहाँ से यहाँ स्थानांतरित हो गए साथियों। तो ये 5 कौन कौन से, ये हमसे पूछा जाता है। 5 विषय 42वें संविधान संशोधन 1976 से आया, वो है शिक्षा। शिक्षा समवर्ती सूची में आ गया, पूर्व में राज्य सूची में था। इसके अलावा न्याय प्रशासन, न्याय प्रशासन और वन वन और वन्य जीव और बाट माप माप तौल, ये 5 को राज्य सूची से हटा करके समवर्ती सूची में डाला गया 1976 42वां संविधान संशोधन। उम्मीद है शानदार तरीके से सब कवर हुआ होगा। 5वां प्रश्न पूछा गया है, केंद्र राज्य संबंधी किस अनुसूची में है? केंद्र राज्य संबंधी विषय या मामले या सूची, या फिर सिर्फ इसके भावनाओं को समझ आइए क्या पूछना चाह रहा है। तो उत्तर हो जाएगा 7वीं अनुसूची। केंद्र राज्य के बारे में या सूची के बारे में 7वीं अनुसूची में लिखा गया है। छठा प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय संविधान अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में प्रावधान करता है? उत्तर होगा अनुच्छेद 263। अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में लिखा गया है। अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में अनुच्छेद 263। और अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद, अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद, जो पानी का नदी का विवाद है, वो 262 में लिखा है। 262 63 दोनों याद रहना चाहिए, परीक्षा में मिलता है। थोड़ा सा 262 पे बात कर लेते, फिर 63 पे आएंगे हम। ये साथियों संविधान में कहा गया है अनुच्छेद 262 में कि अगर किसी नदी को लेकर के 2 या 2 से अधिक राज्यों में विवाद है, तो वो उस विवाद का समाधान सुप्रीम कोर्ट में नहीं होगा, उसका समाधान संसद में किया जाएगा, न कि सुप्रीम कोर्ट में किया जाएगा। ये भी बात कहाँ लिखा गया? अनुच्छेद 262 में लिखा गया है। आगे कौन कौन सा राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख विवाद है नदियों में? तो कृष्णा नदी विवाद है साथियों, कृष्णा नदी जल विवाद, जो आंध्र प्रदेश और साथियों, और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश तेलंगाना और कर्नाटक को है, को लेकर के है, कर्नाटक से है। और कावेरी जल विवाद साथियों, कावेरी जल विवाद तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य में है। और साथियों ऐसे ही महोदया या महानदी जल विवाद, महोदया या महानदी जल विवाद ओडिशा राज्य और छत्तीसगढ़ राज्य के मध्य है। आगे देखिएगा अनुच्छेद 263 को। अनुच्छेद 263 जो अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में है, इसका अध्यक्ष होता है साथियों, इसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। और इसका गठन किसने किया था? तो इसका गठन 1990 में राष्ट्रपति के द्वारा किया गया था। राष्ट्रपति के द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया था। किसकी सिफारिश पर किया गया था? तो सिफारिश था साथियों, सिफारिश था सरकारिया आयोग का। सरकारिया आयोग केंद्र और राज्य से संबंधित आयोग है, सरकारिया आयोग। इसी ने
इसी ने अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कराया था। दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य कोई विवाद न हो साथियों, इसी चीज के लिए इसका गठन हुआ। यह जो है, यह अंतर्राज्यीय परिषद जो है, यह सलाहकारी सलाहकारी और परामर्शदात्री है, न कि बाध्यकारी। सलाहकारी और परामर्शदात्री है। और कहा गया है अनुच्छेद 263 में कि एक वर्ष में 3 बार इसका बैठक अनिवार्य रूप से होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जा सकती है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की दी गई है 1990 में सरकारी आयोग की सिफारिश पर। अगला प्रश्न देखिएगा। क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है, महत्वपूर्ण, क्षेत्रीय परिषद का सृजन हुआ है संसदीय कानून के द्वारा। हमारे देश की संसद के द्वारा क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया है। तस्वीर यहाँ पर दिख रहा है। जैसे अंतर्राज्यीय परिषद है, उसी से मिलता जुलता शब्द है क्षेत्रीय परिषद, लेकिन दोनों बड़ा अंतर है। परीक्षा में एक गलत करा देते हैं आपको पढ़ने के बाद, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। क्षेत्रीय परिषद का गठन 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर होता है और उसकी संख्या 5 थी। और इसका अध्यक्ष होता है, क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है गृह मंत्री। गृह मंत्री क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है और अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। क्षेत्रीय परिषद का सृजन संसद द्वारा और अंतर्राज्यीय परिषद का गठन राष्ट्रपति के द्वारा। ये साथियों, ये जब हमारे देश में 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग आया, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ, तो ये एक समस्या हुई कि आने वाले समय में भाषावाद क्षेत्रवाद को बढ़ावा मिलेगा, हमारी सांस्कृतिक एकता और राष्ट्रीयता की भावना में कमी आएगी। तो उसी को दूर करने के लिए एक क्षेत्रीय परिषद का गठन 1956 में किया गया। 5 इसकी संख्या थी, फिर बाद में एक और बढ़ा, तो वर्तमान में क्षेत्रीय परिषद 6 है साथियों। यहाँ आपको मैप से दिख रहा है, एक उत्तरी परिषद, उत्तरी परिषद, उत्तरी परिषद, मध्य परिषद, पश्चिमी परिषद, दक्षिणी परिषद और यहाँ पर पूर्वी परिषद और लास्ट में छठा ये साथियों पूर्वोत्तर परिषद आया। पूर्वोत्तर परिषद 1971 में आया। जो छठा हम बता रहे हैं, ये छठा वाला 1971 में आया है। तो वर्तमान में कुल कितने क्षेत्रीय परिषद हैं? तो 6 है। मतलब यहाँ से क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो कैसे पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य क्षेत्रीय परिषद के कौन से परिषद में आता है? तो आप उत्तर क्या करेंगे? उत्तर प्रदेश ये है साथियों, उत्तर प्रदेश यहाँ पर है, थोड़ा सा काला कलर कर देते हैं। उत्तर प्रदेश ये है साथियों, तो उत्तर प्रदेश यहाँ पर मध्य क्षेत्र परिषद में आता है। उसके बाद मध्य प्रदेश भी और छत्तीसगढ़ भी और उत्तराखंड, 1 2 3 4, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, 4 राज्य आते हैं क्षेत्रीय परिषद के मध्य क्षेत्रीय परिषद में। नाम है उत्तर प्रदेश लेकिन आएगा मध्य क्षेत्रीय परिषद में, परीक्षा में गलत करा देगा। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में आप देख सकते हैं राजस्थान हो गया, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख हो गया। और पश्चिमी क्षेत्र में महाराष्ट्र और गुजरात हो गया, दमन दीव, दादरा नगर हवेली हो गया। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद में यहाँ पर केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक हो गया, तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया। उड़ीसा नहीं होगा साथियों, उड़ीसा उड़ीसा यहाँ पर पूर्वी क्षेत्र में उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार हो जाएगा। और सिक्किम और बाकी पूर्वोत्तर के 7 राज्य जो है वो छठा पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद। तो क्षेत्रीय परिषद की संख्या कितनी? क्षेत्रीय परिषद की संख्या 6 है वर्तमान में। छठा जो बना था वो पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद 1971 में। अब बाकी 5 जो है 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग के सिफारिश पर हुआ था। अगला प्रश्न देखिएगा। सरकारीय आयोग गठित हुआ था समीक्षा करने के लिए। सरकारीय आयोग संघ और राज्यों के मध्य जो संबंध है उसकी समीक्षा के लिए गठित हुआ था सरकारी आयोग। इसका नाम भले सरकारी आयोग है लेकिन एक व्यक्ति का नाम है, उनके नाम पर इस आयोग का, उन्होंने अध्यक्षता किया था इसलिए इसको सरकारी आयोग कहा जाता है। ये मत समझिएगा कि सरकार से संबंधित है इसलिए सरकारी आयोग कहा जाता है। ये नाम है साथियों सरकारी आयोग। इसके अलावा भी कुछ आयोग है, थोड़ा याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा गया लोकसभा आयोग में। पुंछी आयोग, राजमन्नार आयोग, पुंछी आयोग, राजमन्नार आयोग और साथियों सरकारिया आयोग कब कब गठित हुआ था? तो सबसे पहले राजमन्नार आयोग गठित हुआ था 1969 में, तमिलनाडु सरकार ने गठित किया था केंद्र राज्य के संबंध में सिफारिश करने के लिए। तो सरकारिया आयोग का गठन 1983 में हुआ था और पुंछी आयोग सबसे नया है 2007 में। तो देश में संघ और राज्यों से संबंध में, केंद्र और राज्यों के संबंध में 3 आयोग था, पुंछी आयोग, राजमन्नार आयोग, सरकारी आयोग, पूरा हमने कवर कर लिया। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत में केंद्र राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? आ गया प्रश्न साथियों। तो इंद्रजीत गुप्ता समिति का संबंध नहीं है, बाकी तीनों हमने पढ़ा 1969, 1969, 1983 और 2007। सरकारी आयोग, राजमन्नार आयोग और पुंछी आयोग। अगला प्रश्न देखिएगा,
11वां प्रश्न, भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल की सोच है? पढ़े हैं आप, भारतीय संविधान में 3 प्रकार का आपातकाल है। 3 प्रकार का आपातकाल है। अनुच्छेद अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 352, 356 और 360। ये क्या है? ये है राष्ट्रीय आपात, नेशनल इमरजेंसी, और ये है राष्ट्रपति शासन जिसको कहते हैं। राष्ट्रपति शासन कहा जाता है, लेकिन है राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन। और 360 में है वित्तीय आपात। 360 में है वित्तीय आपात। ये 3 प्रकार के आपातकाल के बारे में कहा गया है। अगर भाग पूछा जाए तो भाग आप क्या उत्तर करेंगे? 18। 10 5 15 3 18। किस देश के संविधान से लिया गया है? तो जर्मनी के बीमर संविधान से लिया गया है। जर्मनी के बीमर संविधान से लिया गया है आपातकालीन उपबंध। थोड़ा सा साथियों, आपातकाल के बारे में देखिएगा। आपातकाल कितनी बार लागू हुआ है? तो हम यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर राष्ट्रीय आपात जो था, नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रीय आपात साथियों, ये 3 बार लागू हुआ है। कब कब? तो देखिएगा 1962 में और 1971 में और 1975 में 3 बार नेशनल इमरजेंसी लगा है। और ये साथियों, ये राष्ट्रपति शासन अगर बात करें तो 1951 में पहली बार लगा। पेप्सू पेप्सू में सबसे पहले 1951 में लगा था राष्ट्रपति शासन। ये 1951 में लगा। इसका फुल फॉर्म पेप्सू का क्या है? ये है साथियों पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन 1951 में राष्ट्रपति शासन लगा। राष्ट्रपति शासन सर्वाधिक बार कहाँ लगा है? सर्वाधिक बार 11 बार यूपी में और मणिपुर में लगा है। सर्वाधिक बार यूपी और मणिपुर में अनुच्छेद 356 लगा है। लेकिन सर्वाधिक समय तक कहाँ लगा है? समय और बार में अंतर है ना साथियों। सर्वाधिक समय जम्मू कश्मीर में लगा हुआ है, 15 वर्ष सबसे ज्यादा अनुच्छेद 356 जम्मू कश्मीर में लगा। लेकिन संख्या के मामले में यूपी और मणिपुर में 11 बार सर्वाधिक बार। वित्तीय आपात आज तक एक को बार नहीं लागू हुआ है साथियों। वित्तीय आपात आज तक एक भी बार नहीं लागू हुआ है। और अगर बात करें राष्ट्रीय आपात की, तो साथियों इसको इसको लागू होने के 1 महीने के भीतर संसद की सहमति अनिवार्य होती है। और बाकी जो दोनों है, इसमें 2 माह के भीतर संसद की अनुमति अनिवार्य होती है। राष्ट्रपति शासन साथियों एक बार में 6 माह लगेगा और अधिकतम 3 साल लग सकता है। और राष्ट्रीय जो आपात होता है, नेशनल इमरजेंसी, वो एक बार में 6 माह लगेगा और फिर 6 6 माह करके, और जब तक अशांति रहेगी तब तक ये बढ़ाया जा सकता है। चलिए थोड़ा सा इसको देखिएगा कि अगर ये लागू होता है तो क्या स्थिति होती है। हम बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण 352। अनुच्छेद 352 3 प्रकार का है, जिसमें पहला है युद्ध की स्थिति में, और दूसरा है बाह्य आक्रमण की स्थिति में, और तीसरा है आंतरिक अशांति की स्थिति में। आंतरिक अशांति की स्थिति में 352 लगता है। और इसको हटा करके 44वां संविधान संशोधन 1978 से सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया है। सशस्त्र विद्रोह जब होगा तब जाकर के ये लगेगा, न कि आंतरिक अशांति पर, क्योंकि इसका एक बार मिसयूज हो चुका है। 25 जून 1975 को आंतरिक अशांति दिखा करके प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने नेशनल इमरजेंसी 352 लगा दिया था। तो उसके बाद 1978 में 44वां संविधान संशोधन से इसको संशोधित किया गया। अब थोड़ा सा देखिए साथियों, ये जो युद्ध वाला है एक बार लागू हो चुका है। ये 1971 में जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ तब। बाह्य आक्रमण 1962 में चाइना ने युद्ध किया था तब। और 1975 में इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को आंतरिक अशांति लगाया था साथियों। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? उत्तर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 355। 52, 56, 60 तो हमने पढ़ा ही है। 355 में लिखा है कि केंद्र सरकार का दायित्व है कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करें। उत्तर हो जाएगा ए। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। 2 अनुच्छेद आपको याद रखना है। जब अनुच्छेद 352 लागू होता है साथियों, जब अनुच्छेद 352 लागू होता है तो उस दशा में अनुच्छेद अनुच्छेद 2 अनुच्छेद हैं, हमको याद करना है। एक 358 और एक 359। अनुच्छेद 358 में कहा गया है कि जैसे ही अनुच्छेद 352 यानी नेशनल इमरजेंसी लागू होता है तो उस दशा में अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाएगा, स्वतः सस्पेंड हो जाएगा। किसी व्यक्ति को बोलने की स्वतंत्रता, घूमने उमने की स्वतंत्रता, ये सब
निलंबन हो जाता है, इसका निलंबित कर दिया जाता है। अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाएगा जब नेशनल इमरजेंसी 352 लगता है। किस में लिखा गया है? 358 में। 359 में लिखा गया है कि अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार और साथियों अपराध दोषितीकरण के संबंध में संरक्षण का अधिकार, ये दोनों जो है यह बरकरार रहता है। इसके अलावा जितने भी फंडामेंटल राइट होते हैं, मौलिक अधिकार होते हैं, वो सभी निलंबित कर दिए जाते हैं। सभी मूल अधिकार निलंबित होते हैं, सभी मूल अधिकार निलंबित होते हैं। ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? 359 में। अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ करके 20 में अपराध दोषितीकरण के संबंध में संरक्षण लिखा गया, 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 352 लागू होता है तो कौन सा अनुच्छेद स्वतः निलंबित हो जाता है? अनुच्छेद 19। किसमें लिखा गया है ये बात? ये बात लिखा गया अनुच्छेद 358 में। अनुच्छेद 20 और 21 ये नहीं समाप्त होगा, नहीं निलंबित होगा। 352 लगने के बाद भी ये लिखा हुआ है 359 में। और सभी मूल अधिकार को संसद कानून बना करके सस्पेंड करती है, ये भी लिखा हुआ है 359 में। यहाँ उत्तर हमारा हो जाएगा डी, अनुच्छेद 20 और 21। 14वां प्रश्न है, प्रायः किसकी सलाह पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? उत्तर हो जाएगा गवर्नर यानी कि राज्यपाल। राज्यपाल की सलाह पर अगर संवैधानिक तंत्र विफल हो रहा है किसी राज्यों में तो अनुच्छेद 356 के तहत साधारण बहुमत से विधेयक पारित करके उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। अगला, संसद द्वारा संकट काल की घोषणा स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है 1 महीने के भीतर। जब राष्ट्रीय आपात लागू हो जाता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 352 युद्ध, सशस्त्र विद्रोह, आंतरिक अशांति के जगह पे जो सशस्त्र विद्रोह हो गया वो, और बाह्य आक्रमण, यानी कि तीनों दशा में राष्ट्रपति के द्वारा 352 डिक्लेयर होता है तो मंत्रिमंडल की सिफारिश होती है। लागू तो हो जाएगा, लेकिन लागू होने के 1 महीने के भीतर संसद में इसकी स्वीकृति अनिवार्य होती है। ये 352 के मामले में, और 356 और 360 के मामले में 2 महीने के भीतर स्वीकृति अनिवार्य होती है। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण बात है ये। 16वां प्रश्न है, इसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। उत्तर के एम नाम्बियार। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा है साथियों कि नेशनल इमरजेंसी का या अनुच्छेद 356, 60 और 52 का बहुत कम रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में ही इसका उपयोग करेंगे, मिसयूज इसका नहीं करेंगे। और इन्होंने कहा था के एम नाम्बियार ने कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। हुआ भी है एक बार मिसयूज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? वित्तीय आपात, फाइनेंशियल इमरजेंसी, अनुच्छेद 360, इसका उपयोग अभी तक नहीं हुआ है। बाकी दोनों का हम देख चुके हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है? उत्तर क्या होगा? 3 वर्ष। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन राज्यपाल की सिफारिश पर उस राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने की दशा में लगाया जाता है। एक बार में 6 माह लगाया जाएगा और सामान्यतः 1 साल लगाया जाता है। लेकिन निर्वाचन आयोग से परामर्श करने के बाद साबित हो जाता है कि बढ़ाना आवश्यक है, तब अधिकतम 3 साल तक लगाया जा सकता है। आपसे प्रश्न पूछा जाए राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जाता है तो 3 साल तक, सामान्य दशा में 21 साल तक, 6-6 माह करके। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम लागू हुआ था। कहां पर? पेप्सू में। कब? 1951 में। पेप्सू का फुल फॉर्म हो जाएगा पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। पेप्सू में सबसे पहले 1951 में राष्ट्रपति शासन लगा था। सबसे ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन मणिपुर और उत्तर प्रदेश में 11 बार लगा है, और सबसे ज्यादा समय तक राष्ट्रपति शासन 15 वर्ष तक जम्मू कश्मीर में लगा है। अगला प्रश्न है, आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है, कितनी? तो कितनी नहीं पूछा गया, किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? तो संसद के द्वारा। संसद के द्वारा 6-6 महीने करके विधानसभा के कार्यकाल की अवधि बढ़ाई जा सकती है जब इमरजेंसी लगा हो। विधानसभा क्या साथियों, लोकसभा की भी अवधि बढ़ाई जा सकती है जब देश में नेशनल इमरजेंसी लगा हो तो। अगला प्रश्न है, केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी है? केंद्र और राज्य के संबंध में वित्तीय या राजस्व विवाद का निपटारा कौन करता है? वित्त आयोग। केंद्रीय वित्त आयोग, जिसका वर्णन है अनुच्छेद 280 में। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के बारे में वर्णन है, जिसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और वर्तमान में साथियों 16वां वित्त आयोग चल रहा है। वित्त आयोग का कार्य होता है केंद्र और राज्य के मध्य वित्त का या राजस्व का बंटवारा। अगला प्रश्न है, संघ और राज्यों के बीच करों के विभाजन संबंधी प्रावधानों को
को जब वित्तीय आपातकाल लगा होता है उस दौरान निलंबित किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश या दिल्ली राज्य को जो बजट दिया जा रहा है तो साथियों इसको क्या पोस्टपोन किया जा सकता है? बिल्कुल पोस्टपोन किया था, लेकिन जब अनुच्छेद 360 लगा रहेगा तब, इन दशा में नहीं। जब अनुच्छेद 360 लगा हो, जो आज तक नहीं लगा है, लग जाएगा तो राज्य संघ और राज्यों के बीच जो करों का विभाजन होता है वो सस्पेंड कर दिया जाएगा, कुछ समय के लिए निलंबित कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? उत्तर हमारा हो जाएगा वाई वी रेड्डी। वाई वी रेड्डी साहब 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है साथियों। और हमसे अक्सर परीक्षाओं में देखने को मिलता है कि 4-5 बीच में से चाहे कहीं से पूछ लिए जाते हैं, तो आपके लिए कलेक्ट किए हैं, देखिएगा। पहली बात कि वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में इसका गठन है। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी साहब थे, 1951 में गठन हुआ था। वित्त आयोग का कार्य होता है केंद्र और राज्य के मध्य राजस्व का बंटवारा। अब देखिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लिख लीजिएगा साथियों, इसको लिख लीजिएगा। दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है? अभी अभी दिखाई दे रहा होगा। हट जाओ तुम हट जाओ। 16वां वित्त आयोग, ये थोड़ा सा छोटा, ये अब दिखाई दे रहा है। वित्त आयोग साथियों अगर क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा तो आप यूट्यूब के सेटिंग से, कॉर्नर में सेटिंग से इसकी क्वालिटी बढ़ा करके देखिएगा। वित्त आयोग पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसे करके वर्तमान में 16वां वित्त आयोग है साथियों। 2023 में गठित हुआ था। इसका कार्यकाल 2026 से 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगा और 31 मार्च 2031 तक होगा। 16वां वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं अरविंद पनगड़िया। 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष एन के सिंह थे। 14वां वित्त आयोग के अध्यक्ष वाई वी रेड्डी साहब थे। 13वां वित्त आयोग के अध्यक्ष विजय केलकर साहब। और साथियों, और 12वां वित्त आयोग के अध्यक्ष सी रंगराजन। 11वां वित्त आयोग के अध्यक्ष खुसरो। 10वां वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी पंत। 9वां वित्त आयोग के अध्यक्ष एन के पी साल्वे। और 8वां वित्त आयोग के अध्यक्ष वाई वी चौहान। 7वां वित्त आयोग के अध्यक्ष जी एम सेलठ। 6ठा वित्त आयोग के अध्यक्ष के ब्रह्मानंद रेड्डी। और 5वां वित्त आयोग के अध्यक्ष महावीर त्यागी। और 4थे वित्त आयोग के अध्यक्ष पी वी राजा मन्नार। और 3रे वित्त आयोग के अध्यक्ष ए के चंदा। 2रे वित्त आयोग के अध्यक्ष के संथानम। और प्रथम, जो सबसे महत्वपूर्ण, पहला वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी, गठन 1951 में हुआ था। आगे बढ़िएगा। 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग द्वारा प्रत्येक प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा? तो हमारे देश का जो फर्स्ट पर्सन होता है, हमारे देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति। राष्ट्रपति राष्ट्रपति वित्त आयोग के द्वारा संसद के दोनों सदनों में साथियों सिफारिशों को प्रस्तुत करवाता है। वित्त आयोग द्वारा दी गई प्रत्येक सिफारिश या सुझाव को संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के द्वारा रखाया जाता है। अगला और अंतिम प्रश्न है, वित्त आयोग का गठन किया जाता है। वित्त आयोग का गठन किया जाता है 5वें वर्ष में। हर 5 साल में वित्त आयोग का गठन किया जाता है केंद्र और राज्य के मध्य राजस्व का बंटवारा करने के लिए। बाकी डिटेल हमने देखा ही है साथियों। ऐसे ही अगर ये तो केंद्र का वित्त आयोग हो गया, राज्य का वित्त आयोग भी होता है साथियों। राज्य वित्त आयोग जो पंचायती राज चुनाव और नगर निकाय चुनाव, मतलब कि पंचायती राज और नगर निकाय में जो पैसे का बंटवारा होता है, आय का या फिर रेवेन्यू का बंटवारा होता है, वो अनुच्छेद है साथियों, अनुच्छेद 243 आई। अनुच्छेद 243 आपको पता होगा, 243 पंचायत से संबंधित है। अनुच्छेद 243 आई में राज्य वित्त आयोग का वर्णन है और अनुच्छेद 280 में है केंद्रीय वित्त आयोग। तो ये था साथियों आज का 25 प्रश्न। कैसा लगा आज का क्लास? फीडबैक जरूर दिएगा। कोई प्रश्न होगा, कोई डाउट होगा तो जरूर कमेंट करिएगा। बाकी डेली करंट अफेयर सुबह 7:30 बजे अपने चैनल पर जरूर पढ़िए। 10-15 मिनट में आपको डेली का महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि वाला करंट अफेयर लेकर के हम आते हैं। तो उम्मीद है आप पढ़ते होंगे। नहीं पढ़ते होंगे तो जो साथियों नहीं पढ़ते हैं तो जाके देखिएगा उसको। और जो साथी नए हैं, चैनल पर पहली बार विजिट किए, उन सभी का हृदय गहराई से स्वागत है। अपने चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।